नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय लेखिका सुषमा मुनेन्द्र जी की कहानी असंतोष। तो आइए सुनते हैं कहानी। बाल गोपाल का विवाह है। सनत कक्का ने बहुत आग्रह से बुलाया है। सुहास सोचती है गांव हो आए। कब से गृहग्राम नहीं गई। दिल्ली की व्यस्तता जाने नहीं देती। कभी समय निकाला भी तो जहां बाबूजी पदस्थ हैं वहां जाती है। माँ से गांव की सूचना मिलती रहती है। यही कि सनत कक्का की चारों लड़कियां तो किसी प्रकार ब्याह दी गईं। अब पेट पोछना बाल गोपाल बचा है बस। सुहास की स्मृति में गांव उतर आया। बाबूजी के बड़े प्रशासनिक पद, प्रभुत्व, पैसे का प्रभाव पूरे गांव में देखा जा सकता है। माँ जब भी गांव जाती कमर में हाथ धरे इस बखारी से उस बखारी डोलती फिरती। पीछे पीछे पैदावार का हिसाब देती काकी। काकी की लड़कियां हुक्म बजाती, जो बोलो सो हाजिर। कभी बेल का शरबत, कभी पुदीने का, कभी कैथे की चटनी, कभी रसाज की कढ़ी। सुहास की उतरन यहाँ खप जाती। काकी की लड़कियां लाली, सुमति, संखी, सरोजिया छीना झपटी करती। लाली ने बचपन में सुहास की उतरन पहनी होगी। इधर 13-14 साल की होते ही साड़ी पहनने लगी थी। बाकी तीनों बहनें सुहास की उतरन पाकर खुश हो जाती, जबकि लाली अपनी साधारण सूती साड़ी में विभोर रहती। लाली का संतोष सुहास को त्रास देता। सुहास खुद से 1.5 वर्ष छोटी लाली को अकारण अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानने लगी थी, जबकि लाली सुहास के ठाट बाट से निष्प्रभावी बनी रहती। सुहास उद्विग्न होती, लाली तू साड़ी में खबीस दिखती है। जीजी साड़ी में बहुत आराम मिलता है, लड़कों जैसे पैंट में तुम्हारा दम नहीं घुटता। लाली अपनी नादानी में सुहास को छेड़ देती, तू क्या जानेगी जीन्स की शान। गांव से निकल, फिर देख लड़कियां कितना अद्भुत कर रही हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रही हैं। तो हम भी 8वां पास किए हैं अच्छे नंबर से। तेरे लिए बहुत हैं, तुझे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लड़की जात तो घर गृहस्थी ही देखती है जीजी। इसीलिए दिद्दा तुम दिन भर चूल्हा चौका देखती हो, पहनने ओढ़ने का शऊर नहीं सीखती। जीजी तुम कपड़ा लत्ता दे देती हो तो हमारा दारिद्र्य छिपा रहता है, वरना। संखी की बात सुनकर सुहास के मुख पर विजयी भाव छा जाता। 2 खेमे बन जाते, लाली अकेली, सुहास की ओर सब। सुमति, संखी, सरोजिया सब सुहास को घेर कर शहर के किस्से पूछती। जीजी शहर के किस्से सुनाओ। जीजी शहर की लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर और होशियार हैं। जीजी तुम कार चला लेती हो, फटफटी भी। सभी लड़कियां घड़ी बांधती हैं। हाँ मैंने नई घड़ी खरीदी है, पुरानी मुझे पसंद नहीं थी, तुम लोगों को दे दूंगी। सुहास तिरछी नजरों से लाली को टोहती, शायद आग्रह करे कि इन लोगों को कपड़े मिल गए हैं जीजी, घड़ी मुझे देना। पर लाली आग्रह न करती। सुहास की कनपटी गर्म होने लगती। यह अभिमानी लड़की अपनी सीमा में तुष्ट है या तुष्ट होने का ढोंग करती है। इसे कभी मेरी जैसी सुविधा संपन्नता पाने की चाह नहीं होती। मेरे ठाट बाट से डाह तो हो सकती है। फिर सुहास जब लाली के ब्याह पर गांव आई तो तुष्ट थी कि यह अप्रिय चेहरा अब नजर नहीं आएगा। काकी हुलस कर माँ से बता रही थी, भौजी बड़ा अच्छा घर परिवार मिल गया है। माँ बाप और 2 भाई हैं बस। गांव में खेती बाड़ी है, कस्बा में पक्का मकान और निजी आटा चक्की है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। अपने दहेज के सामान को देखकर लाली लजाए भाव से सुहास से बोली, देखो ना जीजी, अम्मा हमारे लिए क्या क्या सजाए बैठी हैं। पलंग, रजाई, गद्दा, रेशमी चादर, टीवी, टेबल फैन, बर्तन, गहने। उन क्षुद्र सामग्रियों को देख सुहास ने कहकहा लगाया था, लाली जब मेरा ब्याह होगा ना, तब देखना दहेज किसे कहते हैं। बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, गहने और न जाने क्या क्या।
सुनकर लाली चौंकी तक नहीं थी। शहर में ये सब देना पड़ता है जीजी, यहाँ गांव में नहीं चलता। सुहास का जी चाहा लाली के बाल नोच डाले। खूब मंडूक कहीं की, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। शहर देखा होता तो जानती कि दुनिया कितनी बड़ी है। सुहास अपने विवाह में लाली को दिखा देना चाहती थी कि दुनिया ऐसी रंगीन होती है और जिंदगी इसे कहते हैं। सुहास का श्रृंगार, रत्न जड़ित आभूषण, बहुमूल्य परिधान, घर की भव्य सजावट, विद्युत बल्बों की जगमगाहट, अत्याधुनिक परिधानों में अतिथि समुदाय, नैनाभिराम IAS दूल्हा, संगीत लहरी, भव्य भोज, विराट दहेज, सब कुछ बेजोड़ अद्भुत था। सुहास ने पाया लाली की आंखों में अचरज और कौतूहल खूब था, पर ईर्ष्या द्वेष न था। लाली अपने पति रामानुज और 2 नन्ही बेटियों में रमी हुई अपने स्तर पर प्रसन्न नजर आ रही थी। सुहास के भीतर मरोड़ सी उठी। मेरे विवाह की भव्यता इसे थोड़ा भी विचलित नहीं कर रही है। यह खुश है, हर काम में कैसे आगे आगे हो रही है। हम तो खूब नाचे गाएंगे। जिज्जी का ब्याह क्या मामूली बात है। बड़ी अम्मा, जिज्जी के ससुराल भेजा जाने वाला बैना तो हम ही बनाएंगे। खाजा, गुजिया, मठुलिया, सोहारी, थाली के बराबर बड़े आकार की पूरियां। तुम्हारे ये शहरी हलवाई सोहारी बनाना क्या जाने। जिज्जी, उपटन लगवाने में मुंह न सिकोड़ो। बड़े भाग से देह में हल्दी चढ़ती है। चलो बैठो, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तभी तुम्हें भी इतना अच्छा घर वर मिल रहा है जैसे कि हमें मिला है। घर धन धान्य से भरा रहता है, अच्छा परिवार है, और हमारे चक्की वाले तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। लाली, तू भी, जिस घर में तू रहती है उसमें मैं 2 दिन नहीं रह सकती। बंगला गाड़ी की आदत है। हमारे घर में भी कमी नहीं है जिज्जी। खूब बड़ा हवादार घर है, पनिहारिन कहारिन लगी हैं, खूब आराम है। सुहास विक्षुब्ध हुई। मेरे ठाट बाट देख कर भी इस बड़बोली का सुख समृद्धि मापने का मापदंड नहीं बदला। ये अपने स्तर पर खुश है या मेरे ऐश्वर्य को अनदेखा कर मुझे तंग करती है। मुझसे प्रभावित नहीं होती। क्या मेरी बराबरी करना चाहती है? मैं इससे कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि देना चाहती हूँ। बस ये भी अपनी बहनों की तरह मेरी चाकरी चाटुकारी करे, मेरे अभिमान को तुष्ट करे, खुद को छोटा समझे। पर ये बेवकूफ़। फिर तमाम व्यस्तताओं के बीच एक लंबा वक्त सरक गया। सुहास 2 बेटों की माँ बन गई। लंबे समय से किसी से मिलना नहीं हुआ। अब बाल गोपाल के ब्याह में जाकर देखना चाहिए कि लाली अब भी चहकती फिरती है या अभावों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। बेवकूफ़ी में गिरावट आई या अब भी वैसी ही गंवार है। सुहास अपने पति श्रीकांत को बड़े प्रयास के बाद गृहग्राम चलने के लिए सहमत कर सकी। वे विमान में बैठने तक झल्लाते रहे। गांव की सड़ी गर्मी सहन नहीं होगी। प्रदूषित पानी से बच्चों को संक्रमण हो सकता है सुहास, और तुम्हारे गांव में ढंग का एक डॉक्टर तक नहीं मिलेगा। दिल्ली से खजुराहो विमान से, फिर खजुराहो से गांव तक की यात्रा सुहास के बाबूजी की कार में पूरी हुई। सुहास के पहुंचते ही घर में अफरा तफरी मच गई। श्रीकांत इतने बड़े अफसर, पूरा घर स्वागत में तत्पर हो उठा। सीलिंग फैन वाले कमरे में श्रीकांत को ले जाया गया। सुहास दूसरे कमरे में बैठी। बाल गोपाल ने टेबल फैन चला दिया। माँ, काकी, लाली, सुमति, संखी, सरोजिया सब घेर कर बैठ गए। सुहास ने बहुत सारे रिजेक्टेड कपड़े निकाले। संखी, ले भाई, ये साड़ी तू रख, मैं नहीं पहनती। दिल्ली में रोज़ फैशन बदलता है। सुमति, ये साड़ी पकड़, बड़ी गफ है, सालों तक पहन सकती है। सरोजिया, इधर आ। और हाँ, ये मेरे सोनू मोनू के कपड़े हैं, ये लोग अब नहीं पहनते। जिसके बच्चे को जो कपड़ा फिट आ जाए ले लो। इस लेन देन को देखती लाली बोल पड़ी। सोनू मोनू तो खूब नए फैशन वाले कपड़े पहनते होंगे, है ना? हमारी लड़कियां भी खूब फैशन समझने लगी हैं। हमारी देवरानी शहर की है,
तो उसी ने उन लोगों को भी फैशनदार बना दिया है। सुनकर लाली को साड़ी थमाने जा रहे सुहास के हाथ ठिठक गए। इस अभिमानी को साड़ी देना व्यर्थ है, दूर से देखे और ललकती रहे। इधर सरोजिया सुहास के वैनिटी बैग को कौतुक से सहला रही थी। सुहास ने झिड़का, क्या समझ रही है सरोजिया, इसमें मिठाई नहीं मेकअप का सामान है। तुम सबको क्रीम पाउडर परफ्यूम लगा दूंगी। संखी थिरक उठी, जीजी तुम आ गई हो तो हमारा भी रंग जम जाएगा। बाल गोपाल पूछने लगा, जीजी तुम्हें हवाई जहाज में बैठने में डर नहीं लगता? नहीं, सोनू मोनू तक नहीं डरते, खूब मज़े लेते हैं। हाँ जीजी, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। हमारी लड़कियां जब बाबूजी की कार में बैठकर यहाँ आईं तब इतनी खुश थीं कि पूछो मत। लाली का ब्यौरा सुन सुहास को लगा लाली उसके बराबर खड़ी होने का प्रयास कर रही है। इसे किस तरह समझाया जाए कि 100 जन्म ले लेगी तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगी। सुहास का जी चाहा कि चीखे, लाली तुझे मेरा वैभव थोड़ा भी संतरास नहीं देता? तू कभी असंतोष व्यक्त कर देगी तो क्या तेरी मान हानि हो जाएगी? तू क्या मुर्दा है जो तुझे मेरे अच्छे कपड़े गहने लुभाते नहीं? तेरी कोई इच्छा कामना आकांक्षा नहीं है? तू इतनी संतुष्ट कैसे रह पाती है रे? सुहास के भीतर अकुलाहट भरती गई। लाली को पुकारते हुए सनत कक्का वहां आ पहुंचे। लाली तुम यहाँ डटी हो, काम पड़ा है, चलो देखो। जीजी तुम सुस्ता लो, मैं काम देख लूं, कहकर लाली चली गई। सुहास ने राहत की सांस ली। सुहास को बड़ी देर बाद श्रीकांत का ध्यान आया। बेचारे बोर हो रहे होंगे। उनके कमरे में पहुंची तो देखा वहां दरबार लगा हुआ है। श्रीकांत हंस रहे हैं। कोई पूछ रहा है, कुतुब मीनार कैसी है जीजा जी? लाल किला और संसद भवन? पूछते क्या हो, दिल्ली आओ सब दिखा देंगे, श्रीकांत बोले। बाल गोपाल बोला, जीजा जी आप इतने बड़े अफसर हैं, हमें भी दिल्ली में काम दिलाइए ना। बिल्कुल, कहो तो वहीं सेटल करा दूं। कहते हुए श्रीकांत की दृष्टि दरवाजे पर खड़ी सुहास पर पड़ी। तुम अब तक कहाँ छिपी बैठी थी सुहास? देखो कैसी शेड्स वार्ता चल रही है। लाली जी ने बढ़िया पुदीने का शरबत पिलाया है, मज़ा आ गया। सुहास चौंकी। पहले तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, अब ऐसे ठठा रहे हैं जैसे पूरा जीवन यहीं बीता हो। और ये लाली हवा बयार है क्या? अभी वहाँ तो अभी यहाँ। लाली कहने लगी, शरबत अच्छा कैसे ना होता जीजा जी, आपके लिए स्पेशल बनाया है, एक ग्लास और लाएं? सुहास ने भ्रकुटी तानी। कृपा कर शरबत पिलाकर भूख मत बिगाड़। ऐसा कर इसी कमरे में टेबल लगवा दे तो इन्हें और सोनू मोनू को यहीं खिला देती हूँ। ये लोग भीड़ भाड़ में नहीं खाएंगे। आज तो भाई साहब पंगत का आनंद लीजिए, लाली के पति रामानुज ने आग्रह किया। यह ठीक होगा, कभी बचपन में खाया था, आज बचपन की यादें ताज़ा की जाएं। श्रीकांत तत्क्षण सहमत हो गए। लाली ने हर्ष व्यक्त किया। ये हुई ना बात, पंगत की व्यवस्था हो रही है। पंगत की छटा देखकर सुहास मूर्छित हो रही थी। बता बताकर थक गई। हम लोग डाइनिंग टेबल पर कांटे चम्मच से खाते हैं और यहाँ श्रीकांत पंगत में बैठकर दोना भर कढ़ी सरपोट रहे हैं। स्नैक्स प्रेमी सोनू मोनू सोहारी और पिसी शक्कर हजम कर नाक काटे डाल रहे हैं। लाली खूब आग्रह कर कर के श्रीकांत को खिला परोस रही है। सुहास को लगा वह अपने परिवार पर से अपना नियंत्रण खो रही है। तभी लाली मानो उसको उकसाती हुई बोल पड़ी, जीजी तुम कहती हो सोनू मोनू खाते नहीं, देखो कितने प्रेम से खा रहे हैं। सुहास को लगा कि लाली कटाक्ष कर रही है। तुम भी तो यही अन्न खाती हो जीजी, फिर बात व्यवहार में अहंकार क्यों, बनावटीपन क्यों? पढ़ लिख कर आदमी क्या यही सीखता है? उत्तर श्रीकांत ने दिया। लाली जी दिल्ली में यह चटपटी कढ़ी नहीं मिलती, इसलिए भूख नहीं लगती। लाली बोली, हम तो डर रहे थे जीजा जी कि आपको यहाँ का खाना पसंद भी आएगा या नहीं। हाँ खाया तब पता चला,
कि जो स्वाद और सौंधापन इस खाने में है वो निराला है। चलो, खाना तो बहुत खा लिया, अब एक अच्छा सा पान खिलाओ। अभी आपके लिए स्पेशल बीड़ा बनाकर लाते हैं। सुहास को एकाएक लगने लगा श्रीकांत लाली में रुचि ले रहे हैं। वह सोचती थी कि श्रीकांत अगले ही दिन ऊब कर वापस चल देने की बात कहेंगे, और यह तो यहाँ ऐसे रम गए हैं कि विश्वास नहीं होता। श्रीकांत सचमुच रम गए थे। पिकनिक सा आनंद आ रहा था। रामानुज के साथ खेत खलियान अमराई देखने गए। दुलदुल घोड़ी के नाच पर विभोर होते रहे। लाली व अन्य स्त्रियों के गीतों पर वाह वाह करते रहे। सुहास को न जाने क्यों अपनी माया काया फीकी लगने लगी। सारा अभिमान दबदबा इस 2 टके की लाली के समक्ष व्यर्थ हो रहा है। बिना किसी विशिष्टता व उपलब्धि के यह लड़की उसे पराजित किए जा रही है, और वह तमाम माया काया के बावजूद पूरे परिवेश से अलग थलग पड़ गई है। वापसी का दिन। श्रीकांत बीच आंगन में रखी खटिया पर बैठे हैं। घर की स्त्रियां नए रुमाल में 10, 20, 25 रुपए बांधकर श्रीकांत को दे रही हैं। श्रीकांत के मुख पर तरावट का भाव है, मानो कह रहे हों परंपरा और संस्कृति गांवों में आज भी जीवित है। सुहास तनाव में है। श्रीकांत कैसे हाथ बढ़ा बढ़ाकर रुपए लिए जा रहे हैं। मालूम होता है कभी रुपए देखे ही न हो। श्रीकांत को समझना चाहिए कि पसरे हुए हाथों को देखने में जो आनंद है वो पसारने में नहीं। छी, कितना भौड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं ये। और यह लाली श्रीकांत को स्त्रियों का परिचय इस तरह दे रही है जैसे सबकी मंत्राणी यही हो। चलते समय इसके मुंह पर कुछ रुपए मारने होंगे, तभी इसका घमंड दूर होगा। सुहास बैग से रुपए निकाल कर आई तो देखा लाली सोनू मोनू के हाथ में 100-100 रुपए रख चुकी है। ये क्या कर रही है लाली? सुहास ने आपत्ति की। बच्चों को कुछ देना मेरा हक है जीजी। 4 दिन में ये दोनों ऐसे घुल मिल गए हैं कि इन्हें छोड़ने का जी नहीं करता। कहते हैं ना, मूलधन से सूद अधिक प्यारा होता है। लाली की बात पर श्रीकांत हंस दिए। लाली जी, मैं मूलधन हूं या सूद? आप तो दोनों से बढ़कर हैं जीजा जी। आपको देखकर जाना कि शहर वाले भी हम गांव वालों जैसे ही सीधे सरल हो सकते हैं। लाली की आंखें भर आईं। तो यह लड़की श्रीकांत को अपने स्तर का समझ बैठी है। यह सुखी संपन्न संतृप्त दिखने का दंभ छोड़ती क्यों नहीं? सुहास का जी चाहा कि सोनू मोनू के हाथ से रुपए छीनकर लाली के मुंह पर दे मारे। रख अपने रुपए, जानती हूं तेरी औकात। श्रीकांत ने सुहास को स्मरण कराया। सुहास, बच्चों को कुछ दो। ओह हाँ लाली, तेरी लड़कियों का नाप मालूम नहीं था, इसलिए कपड़े नहीं लाई, खरीद लेना। सुहास की उंगलियों में 500-500 के 2 नोट दबे थे। नहीं जीजी, तुम लोगों ने आने का समय निकाला, हमारे लिए यही बहुत है। कहते हुए लाली की डब डब आंखें बरस पड़ने को हो आईं। लाली जी, रख लीजिए, मुझे अपना मानती है ना? देखो, मैंने भी तो रुपए रखे हैं ना। मैं मानता हूं कि ये रुपए नहीं बल्कि देने वालों के स्नेह होते हैं। ले लो, मीठी याद लेकर जा रहा हूं, उत्साह बना रहने दो। श्रीकांत के आग्रह में अपनत्व है, स्नेह है, खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध करने का अहंकार नहीं है। आपने जीजा जी ऐसी बात कह दी कि लाओ जीजी। कहते हुए लाली ने रुपए ले लिए। सुहास को लगा लाली ने उसके कहने पर रुपए न लेकर उसको खारिज कर देने की कोशिश की है। इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती? कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता? मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। सुहास को पहली बार लगा कि लाली के पास बहुत कुछ ना होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। हाँ, शायद लाली के संतोष का असंतोष। आते रहिए जीजा जी जीजी। लाली की आंखों से आंसू कपोलों पर बह आए। धूल उड़ाती गाड़ी चल पड़ी।
लाली काले धुंधलाते धुएं को देखती खड़ी थी। उसे अब भी मालूम न था कि उसकी सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न सुहास जिज्जी को कोई असंतोष है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।